आज हम सिंपल सेंटेंस बनाने की तीसरी विधि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग सीखेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो शब्दों से मिलकर बना, नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का तात्पर्य होता है सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट का मतलब फ्री। इसमें एक वाक्य की सब्जेक्ट को फ्री कर दिया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या? ग्रामर की दृष्टि से, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से, इन इंग्लिश ग्रामर nominative absolute is free-standing part of a sentence that describes the main subject or verb, या वाक्य के शुरू में या अंत में आ सकता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग आप कब करते हैं? जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो। वह सब्जेक्ट व्यक्ति हो सकता है या फिर वस्तु भी हो सकती है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न। सब्जेक्ट भिन्न हो गए और दिए गए वाक्य में जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स भी डिफरेंट होनी चाहिए। और वर्बों को देखने पर ऐसा मालूम होता है कि जो क्रिया बाद में, एक क्रिया के बाद में हुई, उनमें कैजुअल रिलेशन होता है। जैसे the sun rose, the fog disappeared. The sun rose, the fog disappeared. ये दो वाक्य हैं। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। The sun, the fog। इनमें जो क्रिया है, जो क्रिया एक दूसरे के बाद हुई है, उनमें कैजुअल रिलेशन है। एक कारण को बताता है, दूसरा परिणाम को बताता है। सूर्य का उगना कारण और फाग का डिसअपीयर होना, विलीन हो जाना परिणाम है। इसलिए दोनों शर्तें जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुड़ने की दोनों शर्तें हैं, वो पूरी हो रही हैं। सब्जेक्ट भिन्न भिन्न, वर्ब्स भिन्न भिन्न, और एक दूसरे के बाद बीच रीजन और रिजल्ट का संबंध। इस प्रकार से इस वाक्यों को जोड़ने के लिए आप करेंगे क्या? द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। सॉरी, the sun having rising, the fog disappeared। इस प्रकार से इस वाक्य को जोड़ेंगे। क्यों? ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। जब वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग, क्रियाएं अलग अलग, और क्रियाओं के बीच जो क्रिया एक दूसरे के बाद होती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ेंगे, वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करें कैसे, इसको हम देखते हैं। हाउ टू यूज nominative absolute। How to use nominative absolute
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करें कैसे। तो इसके लिए आप नोट कर लें कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जब प्रयोग आपको करना होगा तो आपको इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट अलग अलग, क्रियाएं भी अलग अलग, और उन क्रियाओं के बीच रीजन और रिजल्ट का संबंध होना चाहिए। आप एक पार्ट की सब्जेक्ट को फ्री कर लेंगे, जिस सब्जेक्ट को आप फ्री करेंगे उस सब्जेक्ट का वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किस सब्जेक्ट को फ्री करेंगे, समस्या तो ये भी है। तो जो रीजन को दर्शाने वाला पार्ट है, क्योंकि दिए गए वाक्यों में एक पार्ट रीजन को दर्शाएगा, एक रिजल्ट को दर्शाएगा, तो दिए गए पार्टों में जो पार्ट रीजन को दर्शाता है आप उसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल से पहले लिख लेते हैं और ये सब्जेक्ट स्वतंत्र हो जाता है। इस सब्जेक्ट का वाक्य के टेंस पर, वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिणाम को दर्शाता है उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। अब समस्या ये होती है कि जो रीजन को दर्शाने वाला पार्ट है एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। तो पहले हम लेते हैं कि जब रीजन को दर्शाने वाला पार्ट एक्टिव वॉइस में हो तो आप क्या करेंगे, जो पार्ट रीजन को दर्शा रहा है अगर एक्टिव वॉइस में है आपको उसके सब्जेक्ट को फ्री करना है। तो फ्री करेंगे कैसे, द पुलिस arrived the mob dispersed। देखिए द पुलिस अराइव्ड, सब्जेक्ट अलग अलग, वर्ष अलग अलग, पुलिस का पहुंचना कारण और मॉब का डिसअपीयर होना परिणाम। तो जब रीजन को दर्शाने वाला पार्ट एक्टिव वॉइस में हो तब आप क्या करेंगे, तब सबसे पहले रीजन को दर्शाने वाले पार्ट के सब्जेक्ट को लिखेंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, ये पार्ट समाप्त, कामा लगाएंगे और सेकेंड पार्ट को ज्यों का त्यों उतार देंगे। द मॉब disappeared, sorry, dispersed। The police having arrived, the mob disappeared। इसी तरह से एक वाक्य और लेते हैं। The teacher entered the class the student stood up। The teacher entered the class, the students stood up। इसमें सब्जेक्ट टीचर और इसमें इस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, वर्ष भी अलग अलग हैं, एक में इंटर्ड और दूसरे में स्टूड अप, वर्ष अलग अलग हो गए और इनके बीच कैजुअल रिलेशन है। एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, एक कारण को दर्शा रहा है और दूसरा परिणाम को दर्शा रहा है। और हमने ये बताया कि जब रीजन को दर्शाने वाला पार्ट एक्टिव वॉइस में होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे द टीचर, इसके बाद पार्टिसिपल हैविंग
entered the class, इसके सब्जेक्ट को फ्री किया गया। इसके बाद पार्टिसिपल लिखेंगे आप, और आप जानते हैं कि हैविंग के बाद सदा एमबी थर्ड लिखी जाती है। हैविंग entered the class, comma, the students stood up, यहां आपने ये देखा सब्जेक्ट अलग अलग, क्रियाएं भी अलग अलग, क्रियाओं के बीच रीजन और रिजल्ट का संबंध, अर्थात एक क्रिया के समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया हो रही है उसमें कैजुअल रिलेशन होता है। अगर रीजन को दर्शाने वाला पार्ट एक्टिव वॉइस में है तो उसके सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, पार्टिसिपल से पहले लिखते हैं। इसमें जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वर्ब के बाद उसको लिख लेते हैं, कामा लगाते हैं, और सेकेंड पार्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अब मान लीजिए यदि रीजन को दर्शाने वाला पार्ट पैसिव वॉइस में हो तब आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। द चार्जेज ऑफ करप्शन वर proved. The charges of corruption were proved. He was dismissed from service. The charges of corruption were proved. He was dismissed from service. करप्शन के चार्ज क्या हो गए, प्रूव हो गए, इसलिए उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। सब्जेक्ट अलग अलग हैं। द चार्जेज ऑफ करप्शन, इस वाक्य में सब्जेक्ट ही, वर्ब प्रूव और इसमें डिसमिस, दोनों वर्ब्स भी अलग अलग हैं। और इस कार्य के बाद ये हुआ, ये कारण है और ये परिणाम है। आप उसी सब्जेक्ट को फ्री करते हैं जिस पार्ट में रीजन दर्शाया जाता है। रीजन वाला पार्ट ये है। अभी तक रीजन वाला पार्ट जब एक्टिव वॉइस में था उसके लिए आपने नियम पढ़ा, चूंकि यहां पैसिव वॉइस में है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को, रीजन वाले पार्ट के सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हो जाएगा द चार्जेस ऑफ करप्शन हैविंग बीन, ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग के बाद एम बी थर्ड, और जब पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन के बाद एम बी थर्ड लिखेंगे। हैविंग बीन प्रूव्ड, द चार्जेज ऑफ करप्शन हैविंग बीन प्रूव्ड, कॉमा, he was dismissed from service. Dismissed from service. तो जब रीजन को दर्शाने वाला पार्ट पैसिव वॉइस में होता है तो उस पार्ट के सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हैविंग बीन का प्रयोग, फिर हम थर्ड शेष पार्ट जो बचा हुआ है लिख देते हैं, कामा लगाते हैं, और सेकेंड पार्ट को जो कारण को, परिणाम को दर्शाने वाला है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अब
मान लेते हैं कि जो रीजन को दर्शाने वाला पार्ट है उसमें इज आर एम वाज वर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह से हुआ है, तब आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, उसके बाद इज आर एम वाज वर को आप बीइंग में बदल लेंगे, शेष पार्ट को लिखेंगे और जब ये पार्ट पूरा हो जाता है रीजन वाला, कामा लगाएंगे और नेक्स्ट वाक्य को जो परिणाम को दर्शाने वाला पार्ट है जो कहते हैं लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, द पोटैटोज आर वेरी बैड this year. The potatoes are very bad this year. The price of potatoes will rise. Potatoes are very bad this year. The price of potato will rise. इस वाक्य में potatoes, इसमें the price of potatoes. चूंकि पोटैटो इस वर्ष बहुत खराब हुआ है इसलिए उसकी कीमत बढ़ेगी। एक कारण को दर्शा रहा है, एक परिणाम को दर्शा रहा है। इस वाक्य में आर का प्रयोग मेन वर्ब की तरफ से हुआ। मैंने बताया कि जब वाक्य में इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की तरफ से हो तो रीजन को दर्शाने वाले पार्ट को सबसे पहले लिखते हैं आप और आर इज एम वाज वर्ब को आप बीइंग में बदल देते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा द पोटैटोज बीइंग very bad this year. The potatoes being very bad this year, the price of potatoes will rise. तो जब वाक्य में इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब तरह से हुआ हो तो रीजन को दर्शाने वाले पार्ट की सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इज आर एम वाज वर्ब को बीइंग में बदल देंगे, रेस्ट पार्ट को लिखेंगे। जब ये पार्ट समाप्त हो जाता है कामा लगाएंगे और सेकेंड वाक्य को ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। एक वाक्य और एग्जांपल में लेते हैं, द लेक्चर was over. The students streamed out. Out of the class. Sorry, from class. From the class. इस वाक्य में लेक्चर और सब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में स्टूडेंट्स। दोनों स्थिति अलग अलग है। इसमें रीजन रिजल्ट का संबंध है, लेक्चर ओवर हुआ इसलिए स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले गए। ए पार्ट रीजन को, ए पार्ट रिजल्ट को, रीजन वाले पार्ट के सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, द लेक्चर इज आर एम वाज वर्ब को बीइंग बदल देते हैं, द लेक्चर बीइंग
over, comma, the students streamed out from the class। इस प्रकार से हमने आज सीखा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको शर्तों का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, क्रियाएं अलग अलग होनी चाहिए, क्रियाओं में रीजन और रिजल्ट का संबंध होना चाहिए। जो पार्ट रीजन को दर्शाता है उसके सब्जेक्ट को आप पार्टिसिपल से पहले लिखते हैं। इसके बाद रीजन को दर्शाने वाले पार्ट में जो शेष कुछ बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, कामा लगाएंगे और दूसरे पार्ट को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। यदि रीजन को दर्शाने वाला पार्ट एक्टिव वॉइस में है तो रीजन को दर्शाने वाले पार्ट के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैविंग या मेथड, शेष कुछ रीजन को दर्शाने वाले पार्ट में बचा है तो उसको लिखेंगे, कामा लगाएंगे और दूसरे पार्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यदि रीजन को दर्शाने वाले पार्ट में पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे या मेथड का प्रयोग करेंगे। रीजन को दर्शाने वाला पार्ट जब समाप्त होगा तो कामा लगाकर दूसरे पार्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यदि रीजन को दर्शाने वाले भाग में इज, आर, एन का प्रयोग मेन वर्ब की तरह से हुआ है तो उसके सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इज, आर, एम, वाज वर्ब को बीइंग में बदल लेंगे। रीजन को दर्शाने वाले भाग में और कुछ बचा हो उसको लिखेंगे, कामा लगाएंगे, दूसरे पार्ट को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। इसी के साथ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि समाप्त हुई। इसमें कहीं भी सस्पेंस हो आप प्रश्न करके उस शंका का समाधान कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।